नमस्कार। अधिकांश स्टूडेंट्स पी/क्यूज़ अटेम्प्ट नहीं करते अपनी तैयारी के दौरान। वो सिर्फ सिलेबस को पूरा करने में लगे रहते हैं, जो कभी पूरा ही नहीं हो पाता। पी/क्यू न लगाने से आपको कितना लॉस होता है, इसे आज तक आपने समझा ही नहीं। यही कारण है कि आपके 2 से 3 अटेम्प्ट में भी प्रीलिम्स तक नहीं निकल पाता और खुद में हज़ारों लाखों कमियां आप ढूंढते रह जाते हैं कि ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, लेकिन इस कमी पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं आपको आज प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यूपी पीसीएस जो है ये प्रश्नों को रिपीट करता है। मैं आपको एनवायरनमेंट के सिर्फ 1 या 2 टॉपिक ये बताऊंगा, उनमें से आप देखोगे कि कितना रिपीटेशन होता है। ये जो प्रश्न है ये 2019 में पूछा गया था, यूपी पीसीएस ने 2019 प्री में पूछा था। फिर आप देखोगे कि यही प्रश्न थोड़े से चेंजेस के साथ में 2025 के प्रीलिम्स में पूछा जाता है। आगे मैं और आपको दिखाऊंगा, जैसे यूपीएससी प्री में 2016 में ये प्रश्न आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, यूपी पीसीएस ने भी 2016 में उठा के देख लिया। ऐसे ही तमाम कहानियां मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में। ऐसे क्वेश्चन हम देखेंगे जो तमाम रिपीट हुए हैं, जो कई बार रिपीट हुए। इवन यूपी पीसीएस के मेंस में जो प्रश्न पूछा गया है वही प्रश्न आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल रहा है अगले साल की परीक्षा में। तो ये चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि क्यों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पी/क्यू। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को यहाँ पर स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, छोड़कर जा सकते हैं। कोई ऐसी वीडियो देख सकते हैं जहाँ आपको बहुत सरलता लगे, जहाँ आपके दिमाग को मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि आप जो है मेहनत से डरने लगे हैं। आपके दिमाग को अटेंशन चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ, आप जिस दिन एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं, पेपर आपके सामने होता है, फिर आपको दिखता है ओनली टेक्स्ट, उसमें कोई भी मनोरंजन वाली चीज़ होती ही नहीं है और आप उस एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं क्योंकि आपने कभी अपने दिमाग को उस तरीके से ट्रेंड नहीं किया है। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि सिलेक्शन भी उन्हीं लोगों का होता है जो भेड़ चाल से दूर रहते हैं। भेड़ चाल है कि सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करो। अरे सिलेबस के पीछे कब तक भागोगे आप यार? सिलेबस इतना सारा है, जीएस कभी पूरा ही नहीं होगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो और निशाना वहाँ लगाओ कि जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो क्लास शुरू करते हैं और जिसको जाना है वो जा सकते हैं। आज हमारा उत्तर प्रदेश पीसीएस पी/क्यू की सीरीज़ का चौथा दिन है, जिसमें हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे। इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने शुरुआत में मूल कर्तव्यों को समझा था। उसमें हमने तमाम पी/क्यू लगाए थे जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछे गए थे, और हमने हड़प्पा सभ्यता को समझा था। एक क्लास हमने करी जिसमें महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछे गए वो देखे थे। आज हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत पहली क्लास करेंगे और ऐसी तमाम क्लासें आती रहेंगी। तो ये हम छोटी छोटी क्लास लेकर आएंगे, सिर्फ एक वीडियो में ही सब कुछ नहीं बताएंगे, आपको भी आसानी रहे। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें कथन हैं और कारण हैं और कुछ कूट हैं जिनके आधार पर हमें अपना उत्तर देना है। पहला कथन है, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये सही है, सही कह रहे हैं ये। अब कारण क्या कह रहे हैं कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। तो कारण आर ये भी सही है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या है। क्योंकि आप देखोगे कि ये जो डेफिनेशन है सतत विकास की, 1987 में एक रिपोर्ट आती है जिसे कहा जाता है ब्रंटलैंड रिपोर्ट। यहाँ पर आप देखोगे कि 1987 में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग WCE द्वारा जारी की जाती है, अवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसे कहते हैं ब्रंटलैंड रिपोर्ट। इसमें ही सतत विकास की जो परिभाषा है वो दी गई, जो अभी आपने देखी कि सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट है जिसका जो विषय था वो था अवर कॉमन फ्यूचर, इस नाम से ये जारी की गई थी। किसने जारी की थी? विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग WCED द्वारा 1987 में। तो आगे अगर प्रश्न बनेगा तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट को पूछ सकता है, इसका जो टाइटल था वो पूछ सकता है। आगे कुछ ज़रूरी तथ्य हैं जैसे कि SDG सतत विकास लक्ष्य जो हैं उनको शॉर्ट में SDG कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में एजेंडा 2030 के तहत 17 सतत विकास लक्ष्यों, 17 SDG गोल्स और 169 उप लक्ष्यों को अपनाया जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। तो ये किसने अपनाया? संयुक्त राष्ट्र ने।
नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स। तो भारत के स्तर पर आप देखोगे कि भारत में राज्यों के स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति और उनकी निगरानी वो करता है नीति आयोग। और नीति आयोग जो है एक इंडेक्स निकालता है SDG इंडिया इंडेक्स, जिसमें राज्यों को रैंकिंग दी जाती है। अभी हाल ही में आप देखोगे कि SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया गया और इसमें उत्तर प्रदेश ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले ये परफॉर्मर श्रेणी से निकल कर, यानी परफॉर्मर में पहले था ये, अब फ्रंट रनर की श्रेणी में प्रवेश कर चुका है। आगे यहाँ पर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी आगे आपसे अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि पहले नंबर पर कौन सा है, दूसरे पर कौन सा है, या फिर 9वें नंबर पर कौन सा है, डायरेक्टली ऐसे प्रश्न बने हैं। या फिर अब क्रम हो सकता है कि इन्हें जो है आरोही क्रम में अवस्थित कीजिए या फिर अवरोही क्रम में अवस्थित कीजिए। तो आपको ऐसे करके 4 नाम दे देगा। मान लीजिए ये 3-4 नाम दे दिए आपको, अब कहा इनको सीक्वेंस में मिलाइए, राइट। तो ऐसे प्रश्न भविष्य में बन सकते हैं, इसलिए आप जो है इनको सीक्वेंस वाइज याद कर लें। इनका जो PDF कॉपी है आपको मैं टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा, इस पूरी क्लास की PDF कॉपी, इसलिए आप निश्चिंत होकर इस क्लास को देखिए। बस अपना फोकस जो है इस क्लास पर रखिए। और अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊं कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास रिपोर्ट 2026। तो 2026 सतत विकास रिपोर्ट आई है ऑल ओवर वर्ल्ड की, जिसमें इंडिया का स्कोर कितना रहा है। तो इंडिया ने 167 देशों में स्थान प्राप्त किया है, 94वां स्थान प्राप्त किया है। और समग्र स्कोर देखोगे देश का, तो 100 में से इसने जो प्राप्त किया है वो किया है 68.3। अब सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहले नंबर पर कौन रहा। तो पहले नंबर पर आप देखोगे कि फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर रहा है फिनलैंड। फिनलैंड जो है पहले नंबर पर है इस रिपोर्ट में, सतत विकास रिपोर्ट 2026 में। इंडिया की प्रोग्रेस देखिए कि 2015 से लेकर अब तक इन सालों में आप देखोगे कि इंडिया 112वें स्थान पर था और अब जाकर ये 94वें स्थान पर आ चुका है। मतलब टोटल 18 नंबर का यहाँ पर आपको सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी इंडिया भूटान, मालदीव, श्रीलंका ऐसे जो दक्षिण एशियाई देश हैं इनसे अभी भी पीछे है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश PCS 2025 में, हमने अभी पहला प्रश्न देखा था वो आया था आपका 2019 में, उत्तर प्रदेश PCS में 2019 में ये पूछा गया था। अब सेम क्वेश्चन आप देखोगे कि यहाँ पर पहले कारण आप देखिए एजेंडा 21 अभिकथन में यहाँ परिभाषा डाल दी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो पहले क्वेश्चन में हमने देखी थी। तो इसमें भी कह रहे हैं कि सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। तो ये पॉइंट ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो ठीक है। लेकिन कारण आप देखोगे कि एजेंडा 21 पर विश्व नेताओं द्वारा वर्ष 1995 में हस्ताक्षर किए गए, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 1995 नहीं 1992 में यहाँ हस्ताक्षर किए जाते हैं, इसलिए ये जो है गलत है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन होता है, पृथ्वी सम्मेलन जिसका नाम है, वहाँ पर इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। एजेंडा 21 पर विश्व के नेताओं ने 1992 में हस्ताक्षर किए थे। तो ये सम्मेलन जो है UNCED संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, इसका आयोजन जो है 3 से 14 जून को हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है फर्स्ट, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। इसी सम्मेलन में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए व्यापक कार्य योजना को अपनाया गया, जिसे एजेंडा 21 कहा जाता है। एजेंडा 21 के 4 मुख्य स्तंभ थे, जैसे कि सामाजिक और आर्थिक आयाम, जिसमें गरीबी उन्मूलन और विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन, प्रमुख समूहों, महिलाओं, स्थानीय लोगों, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को मजबूत करना और कार्यान्वयन के साधन, वित्तीय और तकनीकी सहयोग की यहाँ बात की। तो ये जो साइन किए गए वो 1992 में किए गए थे रियो डी जेनेरियो के अंतर्गत, जिसे बोलते हैं रियो सम्मेलन भी इसको कहा जाता है। यहाँ तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए, फिर से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप देखोगे कि 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है UPSC प्री में, और UPPCS प्री भी 2016 में यही प्रश्न पूछ लेता है। अब यहाँ देखिए कि UPSC पूछ रहा है
उसके बाद यूपीपीसीएस भी पूछ ले रहा है उसी प्रश्न को। कहा क्या है, धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किए थे। अगला है धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। तो हमने अभी देखा कि 2030 का ये जो टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो 2030 तक का है। तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन हमें देखना है कि पहला वाला ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर ये पहला ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, मतलब ऑप्शन बी ये वाला जो है ये सही है ओनली, बाकी ये वाला गलत है। पहला वाला क्यों गलत है, क्योंकि क्लब ऑफ रोमन जो है 1972 में द लिमिट्स टू ग्रोथ नामक एक बहुत चर्चित रिपोर्ट है वो प्रकाशित करता है, लेकिन यहाँ पर कोई धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस सब को प्रस्तावित करने की या घोषित करने की बात नहीं की गई थी। तो यहाँ आप देखोगे कि 1972 में क्लब ऑफ रोम जो है इसने द लिमिट टू ग्रोथ नामक एक बेहद चर्चित रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में उन्होंने अंधाधुंध औद्योगिक विकास और जनसंख्या वृद्धि के खतरों के प्रति सचेत किया, लेकिन उन्होंने कोई विशिष्ट धारणीय विकास, जिसे कहते हैं SDG, ये स्थापित नहीं किए थे। अब जो आधिकारिक रूप से जो SDG हैं पहली बार 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित रियो 20 सम्मेलन इसमें प्रस्तावित किए गए थे। इन्होंने वर्ष 2000 से 2015 तक जो MDG थे, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, इन पर कोई ध्यान नहीं देता इसलिए पूछे गए हैं कई बार। तो MDG जो हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जिन्हें कहा जाता है, इनका स्थान लिया था इन्होंने, SDG ने। एजेंडा 2030 क्या है, तो सितंबर 2015 में UN महासभा जो है इसकी उच्च स्तरीय बैठक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के दौरान ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको जो है सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके तहत 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया और 16 उपलक्ष्यों को, ये हमने देखा था अभी, और ये 1 जनवरी 2016 से लागू हैं, जिन्हें 31 दिसंबर 2030 तक प्राप्त करने का वैश्विक रूप से संकल्प लिया गया था सितंबर 2015 के अंतर्गत। तो इतनी चीज़ें हमने समझी। MDG 2000 से 2015 के बीच में ये रहे थे, इसमें केवल 8 लक्ष्य थे। अभी वर्तमान में SDG आप देखोगे तो इसमें कितने हैं, 17 लक्ष्य हैं और 18 संकेतक थे MDG में, जो मुख्यतः विकासशील देशों पर ये केंद्रित थी। फिर उसके बाद SDG आते हैं 2016 से 2030, इसमें 17 लक्ष्य हैं, 169 उपलक्ष्य हैं जो यूनिवर्सल हैं, जो अमीर गरीब सभी देशों पर समान रूप से यहाँ लागू होते हैं। क्लब ऑफ रोम की बात करें तो ये संगठन जो है 1968 में इटली के रोम में अकेडेमिया देई लिंसेई में एक बैठक के दौरान अस्तित्व में आया था, जिसके संस्थापक हैं ऑरेलियो पेचेई इसके संस्थापक हैं क्लब ऑफ रोम के। कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं रोज़मर्रा के जीवन में, हम उनको अनुभव करते हैं लेकिन कभी गौर नहीं देते, और यूपीपीसीएस ने जो है इनको क्वेश्चन बना दिया। जैसे कि आप देखोगे कि 2012 में इसने प्रश्न पूछा इको मार्क से, फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 2021 में, रिपीटेशन हुआ 2012 से 2021 में। इसमें इको मार्क प्रतीक के बारे में पूछा गया है कि किससे संबंधित है। ये चिन्ह है इको मार्क का, सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, निर्यातित सामग्री से, आयातित सामग्री से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इको मार्क जो है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता प्रोडक्ट्स को प्रमाणित करने के लिए शुरू की गई एक लेबलिंग योजना है, और इस योजना का संचालन और प्रमाणन कौन करता है, तो भारतीय मानक ब्यूरो जो है BIS जिसे कहते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। इको मार्क का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह एक मिट्टी का घड़ा है, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया ये। और इको मार्क रूल्स 2024 इनमें संशोधन हुआ है। भारत सरकार ने अक्टूबर 2024 में इको मार्क नियम 2024 अधिसूचित किए हैं, जो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान के सिद्धांतों पर आधारित हैं। अब इस लाइफ का हिंदी में मतलब क्या है, हिंदी में मतलब है पर्यावरण के लिए जीवनशैली, पर्यावरण के लिए जीवनशैली। तो ये जो है भारत ने शुरू किया और एक जन आंदोलन है, जिसका उद्देश्य है कि लोगों को प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और उसकी रक्षा के लिए अपनी जो रोज़मर्रा की आदतें हैं उसमें सुधार लाना।
और इसकी शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में ग्लासगो में जब COP26 का सम्मेलन हो रहा था उस समय इसकी घोषणा की गई थी। अक्टूबर 2022 में गुजरात में एक जगह पड़ती है केवड़िया, यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया था। किसका? लाइफ का। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यूज़ एंड थ्रो वाली जो कल्चर है उसको बदलना है और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना है और टिकाऊ जीवन शैली जो है उसको अपनाना है। तो लाइफ से प्रश्न बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। आगे कुछ चिन्ह हैं जो हम देखते हैं अपने लाइफ में लेकिन उनको कभी एनालिसिस नहीं करते, उन पर इतना ध्यान नहीं देते। जैसे कि ISI मार्क, ये कई बार आपने हेलमेट पर लगा देखा होगा। तो ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा औद्योगिक और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को दिया जाने वाला सबसे पुराना शुद्धता चिन्ह है ISI मार्क। नेक्स्ट है एग मार्क। तो यह कृषि, खाद्य और डेयरी उत्पादों जैसे कि घी, शहद, मसाले की जैविक और प्राकृतिक गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। FPO मार्क, ये किसे दिया जाता है? तो जो आपके प्रोसेस फ्रूट होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि जूस, जैम, अचार, इनके लिए अनिवार्य खाद्य सुरक्षा मार्क है FPO। एक है जैविक भारत। तो ये प्रमाणित करता है जिस पैकेट पर या जिस बोरी पर ये लिखा होगा उसमें लिखा होता है कि ये उत्पाद जो है, प्रोडक्ट है, बिना किसी रासायनिक खाद या कीटनाशक में उगाए गए हैं। और एक है BEE स्टार लेबलिंग। आपके घर में जो फ्रिज, TV, AC, वॉशिंग मशीन ये होंगे उनमें ऐसे स्टार बने होंगे, किसी में 3 होगा, किसी में 1 होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 1 स्टार वाला है तो वो कम बिजली, मतलब ज़्यादा बिजली खाएगा। 2 स्टार है तो 1 वाले से कम खाएगा। 3 स्टार है सो इन सबसे भी कम खाएगा। 5 स्टार वाला जो है इन सभी से कम बिजली खाएगा। तो ये है कि ऊर्जा की दक्षता और बिजली बचत की क्षमता को 1 से 5 की रेटिंग ये देता है BEE स्टार रेटिंग। एक है कि सोना खरीदारी करते समय आपने देखा होगा कि BIS का ये जो लोगो है, तो ये जो है चांदी और सोने के आभूषणों की जो शुद्धता है, कैरेट जो होता है, उसको प्रमाणित करने वाला चिन्ह है। यहाँ पर आप देखोगे कि BIS लोगो ये है। कई बार इस लोगो को पूछ लिया जाएगा कि इस पर लिखा क्या है, कि मानक पथ प्रदर्शक ये लिखा है, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर इसमें क्या क्या लिखा होता है? जो आपका आभूषण होता है उसमें ये लोगो बना होगा और उस पर प्योरिटी लिखी होगी। जैसे कि 22 कैरेट का है तो 22 के 916 और 6 अंकों का एक कोड होता है, HUID कोड जैसे कहते हैं, वो लिखा होता है, जिसे डालकर आप ऑनलाइन चेक करते हैं कि ये चीज़ सही है, नकली तो नहीं है, कोई मिलावट तो नहीं है। तो ये आपका है BIS हॉलमार्क, जो सोने चांदी इन सब पर लगा होता है। आगे आप देखोगे 5वां प्रश्न है जो उत्तर प्रदेश PCS ने 2020 में पूछा। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्न में से कौन सा एक वर्गीकरण इसका अंश नहीं है? तो यहाँ भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण ये तीनों ठीक हैं, बट ऑप्शन A परिचालन पर्यावरण ये जो है पर्यावरण के वर्गीकरण का अंग नहीं है। नॉर्मली आप देखोगे कि पर्यावरण को 3 प्रकार से बांटते हैं, 3 भागों में वर्गीकरण करते हैं: भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण क्या होता है? प्रकृति के वे सभी निर्जीव या अजैविक तत्व जो जीवन को आधार प्रदान करते हैं। इसे पुनः 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं: स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल में जो आपकी आकृति है, भूमि है, मृदा है, चट्टानें हैं। जल मंडल में महासागर, नदियाँ, झील, ग्लेशियर। वायुमंडल में वायु, गैस, तापमान, जलवायु। ये सब 3 कैटेगरी में हम फिजिकल एनवायरनमेंट को डिवाइड कर देते हैं। फिर है आपका बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट या बायोटिक एनवायरनमेंट जैसे कहते हैं। पर्यावरण के सभी सजीव घटक इसके अंतर्गत आते हैं। जो सजीव हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे, जैविकी पर्यावरण के अंतर्गत, जो एक दूसरे के साथ में क्रिया करते हैं। और निर्जीव किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो भौतिक के अंतर्गत आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है? तो मानव निर्मित पर्यावरण जो होता है उसे हम कहते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। जब मनुष्य अपने समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से भौतिक पर्यावरण इसमें चेंजेस करता है तो उसे सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। इसमें आपकी बस्तियां हो सकती हैं, सड़कें हो सकती हैं, धार्मिक स्थल हो सकते हैं, आर्थिक संगठन हो सकते हैं, आपका आसपास का पड़ोस समाज हो सकता है, राजनीतिक संगठन हो सकते हैं। तो ये सब आएंगे सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत। आपका कल्चर हो सकता है। आगे 6वां प्रश्न है, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो ये बेसिकली उत्तर प्रदेश RO प्री में पूछा गया था, री एग्ज़ाम जो 2023 में हुआ था। लेकिन आप देखोगे आगे जैसे जैसे क्लासेस होंगी, यहाँ RO के प्रश्न भी आपको UP PCS के प्री में देखने को मिल जाएंगे। कई बार ये होगा कि RO के जो मेंस में प्रश्न आते हैं वो उत्तर प्रदेश अपने जो UP PCS है वो अपने प्रीलिम्स में पूछ लेता है। तो इन चीज़ों को आप देखोगे आगे। द पॉपुलेशन बम, इस पुस्तक को किसने लिखा? पॉल R एलिच। ठीक है, ये पुस्तक जो है 1968 में प्रकाशित होती है। और ये जो है पॉल R एलिच, ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानी थे। और आगे इनके बारे में थोड़ा और समझते हैं। तो 1968 में प्रकाशित, इसके मुख्य लेखक जो हैं स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित थे और उनकी पत्नी का नाम है एनी एरलिच। ये भी इनकी जो ये प्रकाशित हुई पुस्तक, इसमें इन्होंने सहयोग किया। इस पुस्तक ने दुनिया भर में जनसंख्या विस्फोट के खतरों के प्रति आग्रह किया और कहा कि यदि वैश्विक जनसंख्या जो है इसकी वृद्धि को तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया तो 1970 और 80 के दशकों में भुखमरी, अकाल और संसाधन समाप्ति के कारण मानव समाज पर एक बड़ा संकट आ जाएगा। यहाँ थॉमस माल्थस का नाम आया। थॉमस माल्थस कौन है? इन्होंने 1798 में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया जिसका नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें उन्होंने बताया कि जनसंख्या ज्यामितीय या गुणोत्तर श्रेणी, जिसे आप कहते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है, जबकि खाद्य आपूर्ति, फूड सप्लाई जो है गणितीय या समानांतर श्रेणी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है। मतलब जनसंख्या बढ़ रही है 1, 2, 4, फिर 4 से 8 हो गई, 8 से 16, और फूड सप्लाई जो है वो बढ़ रही है आपकी 1, 2, 3, 4। तो आप देखोगे इसमें असंतुलन है। तो इसी असंतुलन के कारण समाज में जो है अकाल, युद्ध, बीमारियां ये सब आती हैं, ऐसा कहा था माल्थस ने अपने सिद्धांत में। यहाँ पर वॉरेन थॉम्सन के बारे में भी ऑप्शन है एक। तो अमेरिकी जनसांख्यिकीविद थे जिन्होंने 1929 में जनसंख्या के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इसका प्रतिपादन किया था। उन्होंने जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर जनसंख्या वृद्धि के क्रमिक चरण इनकी व्याख्या की, जिसे बाद में फ्रैंक नोस्टीन ने और भी विकसित किया था। इसी प्रश्न में एक नाम आता है डोनाल्ड बोग। तो डोनाल्ड बोग एक प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री और जनसांख्यिकीविद थे। उनकी सबसे फेमस कृति है प्रिंसिपल ऑफ डेमोग्राफी। 1969 में ये प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने जनसंख्या के वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रवास, माइग्रेशन, इनके सिद्धांतों और शहरीकरण के सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर गहन रूप से काम किया है। अगला प्रश्न है, अब ये प्रश्न देखिए कितने एग्जाम्स में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में। 2013 में UP UDA LDA में प्री में पूछा गया। फिर UP PCS प्री ने 2014 में सेम क्वेश्चन को उठा लिया। मैंने कहा ना कि RO वाले प्रश्न भी आ सकते हैं, तो UP PCS ने यहाँ लिया 2014 में। फिर UP PCS ने मेंस में ये प्रश्न ले लिया 2017 में। फिर आप देखोगे कि 2021 में UP PCS पूछ रहा है, 2022 में इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पूछा गया है कि पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष भारत सरकार ने पारित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1986। थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं। तो दिसंबर 1984 में एक त्रासदी आती है भोपाल के अंतर्गत, गैस त्रासदी जिसे कहते हैं। यूनियन कार्बाइड कारखाना था, उसमें से मिथाइल आइसोसाइनेट इस गैस का रिसाव हो जाता है, जिसमें कई सारे लोगों की मौत होती है। जिसके बाद सरकार ने महसूस किया कि देश में जो इंडस्ट्रियल आपदाएं हैं उनसे निपटने के लिए और जो समग्र पर्यावरण है उसकी रक्षा के लिए एक कानून की ज़रूरत है। इसी पृष्ठभूमि में 23 मई 1986 को संसद द्वारा इसे पारित किया गया। 19 नवंबर 1986 में इंदिरा गांधी के जन्मदिन के दिन इसे पूरे देश में लागू किया गया था। ये अधिनियम जो है जून 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन के अंतर्गत जो संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ उसमें लिए गए निर्णयों को भारत में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया। तो ये जो है आपका 1986 में पारित होता है। 1981 इसमें ऑप्शन है। अब इनके ऑप्शन को देखते हैं हम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ इंदिरा गांधी के बर्थडे वाले दिन, और 1981 में भारत सरकार ने वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में पारित किया। तो देखिए कन्फ्यूजन करने के लिए सब पॉल्यूशन वाले यहाँ पर रख दिए।
1987 इसमें जो है वायु अधिनियम था 1981 वाला, उसमें एक संशोधन किया जाता है और इस संशोधन में क्या हुआ था कि भारत में पहली बार ध्वनि प्रदूषण को भी आधिकारिक रूप से वायु प्रदूषकों की परिभाषा के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। 1978 जो ऑप्शन में था उसमें आप देखोगे कि यहाँ जो है 1974 में पारित किए गए जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, इसमें पहला प्रमुख संशोधन हुआ ताकि राज्य में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हैं इनकी शक्तियाँ और उनके वित्तीय संसाधनों को मजबूत बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग। तो हमने देखा कि पुस्तकों से भी प्रश्न आते हैं। साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन है? यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020। इस प्रश्न का सही जवाब है रेचल कार्सन। तो आप देखोगे कि ये जो किताब है ये 1962 में इन्होंने प्रकाशित कराई थी और इसकी लेखिका कौन है? रेचल कार्सन। अब इसकी मूल विषय वस्तु क्या थी? तो आप देखोगे कि DDT डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, इसके अंधाधुंध उपयोग जब हो रहा था तो उससे होने वाले भयानक पर्यावरण के नुकसानों को इन्होंने उजागर किया और कार्सन ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के माध्यम से ये दिखाया कि कैसे खाद्य श्रृंखला में ये सब प्रवेश कर रहे हैं ये केमिकल, जिससे कि पक्षी जो हैं उनके अंडे के छिलकों को पतला कर रहे हैं, जिससे उनकी आबादी घट रही है, उनको नुकसान हो रहा है। पुस्तक ने दुनिया भर के आम नागरिकों को, राजनेताओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक कराया और फाइनली अमेरिका में DDT जो है इस पर बैन लग जाता है और 1970 में अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA की स्थापना होती है। अब इसमें एक नाम था कैरोलिन मर्चेंट। ये जो नाम है कैरोलिन मर्चेंट कौन है? तो ये अमेरिका की पर्यावरणविद, इतिहासकार हैं और पारिस्थितिकी नारीवादी हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है द डेथ ऑफ नेचर, 1980 में ये प्रकाशित होती है, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक क्रांति और औद्योगिक विकास द्वारा प्रकृति का जो दोहन हुआ है और महिलाओं के दमन के बीच ऐतिहासिक संबंधों की विवेचना की है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, गैया परिकल्पना, गैया हाइपोथेसिस। तो ये पर्यावरण विज्ञान का प्रसिद्ध सिद्धांत है। 1970 के दशक में जेम्स लवलॉक द्वारा इसको दिया गया था, जिसके अनुसार पृथ्वी एक जीवित और स्वयं को नियंत्रित करने वाली एक एकल प्रणाली है, सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है। तो ये गैया हाइपोथेसिस है। अगला प्रश्न है, ग्रीन वॉश इंगित करता है। ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है 2017 में। तो इसका सही जवाब क्या है? झूम कृषि को प्रोन्नति करना, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, इसको कहते हैं ग्रीन वॉश। एक आपने शब्द सुना होगा ब्रेन वॉश, तो ये उसी से मिलता जुलता है। इस शब्द का पहली बार प्रयोग जो है 1986 में न्यूयॉर्क के व्यक्ति हैं जय वेस्टरवेल्ड, इन्होंने किया था। ये शब्द वाइट वॉश जिसका अर्थ है कमियों या अपराध को छिपाना होता है, उससे प्रेरित है। जबकि ग्रीन वॉश का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है कि जब कोई कंपनी, संगठन या सरकार अपने प्रोडक्ट को, अपनी पॉलिसी को, अपने काम को इस तरीके से प्रस्तुत करे कि वे बहुत बड़े पर्यावरण के संरक्षक हैं, बहुत उन्होंने पर्यावरण को संरक्षित किया है, जबकि वास्तव में आप देखो तो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है उनके प्रोडक्ट या उनकी पॉलिसीज़, और उन्होंने झूठे दावे, झूठे विज्ञापनों के माध्यम से जनता के सामने इस तरह प्रस्तुत किया कि वो पर्यावरण के अनुकूल हैं, पर्यावरण के संरक्षक हैं। भारत के जो फाइनेंशियल मार्केट है उसमें एक नियामक है सेबी, उसमें कंपनियों द्वारा ग्रीन बॉन्ड जो जारी किया जाता है उसमें निवेशकों को गुमराह करने से रोकने के लिए कड़े यहाँ पर नियम बनाए हैं। सेबी ने कहा है कि बिना किसी वैज्ञानिक साक्ष्य के किसी फंड को सतत या हरित घोषित करना दंडनीय है। एक और शब्दावली है ग्रीन नजिंग। ग्रीन नजिंग क्या होता है? तो सकारात्मक व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से उपभोक्ताओं को पर्यावरण के अनुकूल विकल्प चुनने के लिए धीरे धीरे प्रेरित करना। मतलब ये पॉजिटिव बिहेवियर के माध्यम से जो उपभोक्ता हैं, जो कस्टमर हैं, उनको धीरे धीरे पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण की चीज़ों को चुनने के लिए आगे बढ़ाना, उनको प्रोत्साहित करना। तो हमने आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें सीखी और इसका PDF आपको कैसे मिलेगा? तो इसका PDF जो है इंडोजीएस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर पिछली क्लासों में मैंने यहाँ पर QR कोड लगाया था, लेकिन इस क्लास में नहीं लगा पाया हूँ,
आगे से ध्यान रखूँगा। आप इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इसका पूरा PDF क्लास का आपको मिल जाएगा। आपको बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्लास पर फोकस कीजिए और इसको रिवीजन भी करते रहिए, जिससे कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो, जिसमें अपना समय दे रहे हो, कम से कम वो आपको याद तो रहें। क्या फ़ायदा होगा जब हम पढ़ लें और उनको भूल जाएं, एग्ज़ाम में किसी काम में ना आए, तो हमारा समय भी बर्बाद हुआ, हमारी तैयारी भी ख़राब हुई। तो हमें क्या करना है, इन चीज़ों को रिवाइज़ भी करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम मिलेंगे, जिसमें किसी नए टॉपिक को पढ़ेंगे, नई चीज़ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि उत्तर प्रदेश PCS जो है कितना आसान हो सकता है हमारे लिए। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहिए।